हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। दिशा एराइज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे थे कक्षा 10 के विषय सामाजिक विज्ञान की, हमने देखा था कल कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत एक बुक आती है नागरिक शास्त्र, जिसको हम राजनीति विज्ञान भी मानते हैं। हम उसमें ये बात कर रहे थे चैप्टर नंबर फर्स्ट की, सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी क्या होती है उसका थोड़ा सा कल का रिवीजन कर लेते हम, तो आपको पढ़ने में आगे थोड़ा सा आसान रहेगा। इसलिए तो सत्ता की साझेदारी की हम बात करें तो ये एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसके अंतर्गत किसी समाज का प्रत्येक समूह और समुदाय सरकार के साथ जो भागीदारी निभाता है उसे सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। उसके बाद हमने देखा था कि सत्ता की साझेदारी ही लोकतंत्र का मूल मंत्र बताया गया है, इसका मूल तंत्र है एक प्रकार से, कि लोकतंत्र को कायम करने के लिए सत्ता की साझेदारी होना आवश्यक है। और बाद में हमने उसके आगे देखा था कि लोकतांत्रिक सरकार के अंतर्गत नागरिकों की हिस्सेदारी होती है जो भागीदारी के द्वारा संभव होती है। इसके बाद यदि हम बात करें तो इस सत्ता की साझेदारी के अंतर्गत नागरिकों को इस बात का अधिकार भी रहता है कि जिसके द्वारा शासन चलाने का जो तरीका होगा, सरकार का शासन चलाने का जो तरीका होगा, उसके अंतर्गत नागरिकों से सलाह ली जानी चाहिए। उसके बाद हमने देखा कि सत्ता की साझेदारी को किस प्रकार बांटा गया है, भारतीय सरकार के किस प्रकार शासन को बांटा गया है। हमने देखा केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया था। केंद्र के पास अधिक शक्तियां रखी गई थी, पूरे देश पे यदि कंट्रोल होगा तो केंद्र का होगा, और जो छोटी छोटी इकाइयों का जो नेतृत्व किया जाएगा वो राज्य सरकारें करेगी। इसके बाद हमने देखा था कि देश के अंतर्गत शासन व्यवस्था चलाने के लिए 3 अंग भी बताए गए थे, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जिसके अंदर हम बात करें तो विधायिका का हमने देखा था कि इसका कार्य होता है देश के अंतर्गत कानून को बनाना। विधायिका ने जो कानून बना दिया उसको लागू करने का कार्य होता है कार्यपालिका का, और जब कार्यपालिका उस कानून को लागू कर देती है तो उस कानून की समीक्षा या उसकी जो रक्षा करनी होती है वो कार्य होता है न्यायपालिका का। न्यायपालिका स्वतंत्र होती है और निष्पक्ष होकर अपना कार्य करती है। इसके बाद आज आगे अपन देखेंगे तो विभिन्न प्रकार के दबाव समूह के बीच सत्ता का बंटवारा, किन किन के मध्य है, दबाव समूह के बीच। अब हम दबाव समूह की बात करें तो ये दबाव समूह क्या है? ये देश की किसी राजनीतिक पार्टी से संबंधित हो सकता है, कोई बड़ी विस्तृत जो पार्टी होती है उससे संबंधित हो सकता है, या हम बात करें एक तो भाई बड़ी राजनीतिक पार्टी या सबसे बड़े राजनीतिक गठबंधन। देखिए गठबंधन क्या होता है उसके बारे में आपको बता देता हूं कि गठबंधन होता है जिसके अंतर्गत 2 या 2 से अधिक सरकारें मिलकर, 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलकर जब अपनी एक सरकार बनाती है तो उसे गठबंधन की सरकार कहते हैं। इसी प्रकार इसने बताया सबसे बड़े राजनीतिक गठबंधन। आज हम भारत देश के गठबंधन की यदि बात करें तो भारत देश के अंतर्गत 2 प्रमुख गठबंधन है, जिसमें से एक का नाम है एनडीए और दूसरे का नाम है यूपीए। एनडीए जो गठबंधन है वह भारतीय जनता पार्टी का है, और जो यूपीए जो गठबंधन है वह कांग्रेस पार्टी का है। इस प्रकार इसके अंतर्गत बताया गया है कि सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कह सकते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, हम कह सकते हैं सबसे बड़े राजनीतिक गठबंधन को सरकार बनाने का मौका मिलता है। सत्ता के बंटवारे की यदि हम बात करें तो इसको अलग अलग पार्टियों के अंतर्गत बांट दिया जाता है। देश के अंतर्गत जो लोकतांत्रिक शासन है उसके अंतर्गत सभी पार्टियों को अलग अलग जगह में बांट दिया जाता है कि भाई आप अपनी पार्टी से उम्मीदवार खड़ा कर सकते हो और देश के अंतर्गत शासन प्रक्रिया में अपना हिस्सेदारी निभा सकते हो। इस प्रकार इसके अंतर्गत देश के अंतर्गत शासन कौन करती है? जिसके पास या तो सबसे अधिक बहुमत होता है या जिसके पास अधिक पार्टियों का एक गठबंधन होता है और वो गठबंधन मिलकर अपनी एक सरकार बनाते हैं। तो इस प्रकार इसमें बताया गया है सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी या सबसे बड़े राजनीतिक गठबंधन को सरकार बनाने का मौका मिलता है, और जो पार्टियां बच जाती है उनसे विपक्ष बनता है। क्या बनता है? विपक्ष बनता है। आज हम कहते हैं विपक्ष किसे कहते हैं? ध्यान रखना कि यदि 2 व्यक्ति, जैसे 2 पार्टियां आमने सामने लड़ती है, उदाहरण आपके सामने पेश करता हूं कि भाजपा
और जो कांग्रेस पार्टी है, यदि दोनों के उम्मीदवार आमने सामने लड़ते हैं तो इनमें से एक पार्टी विजयी होगी, जाहिर सी बात है ये तो यदि कांग्रेस पार्टी विजयी होती है तो बीजेपी क्या कहलाएगी? विपक्षी दल। और यदि बीजेपी पार्टी विजयी होती है तो कांग्रेस का दल क्या कहलाएगा? विपक्षी दल। इस प्रकार इसके अंतर्गत सरकार बनने के बाद जो पार्टियां बच जाती है वह विपक्ष का निर्माण करती है। अब देखते हैं इस विपक्ष का काम क्या होता है, तो देखते हैं विपक्ष की जिम्मेदारी। देखिए, विपक्ष की जिम्मेदारी यह होती है कि उनको यह सुनिश्चित करना होता है कि सत्ताधारी पार्टी के लोगों की इच्छा के अनुरूप काम करे। ध्यान रखना, सत्ताधारी पार्टी लोगों की इच्छा के अनुरूप क्या करे? काम करे। अब सत्ताधारी पार्टी कौन सी होगी? जो देश के अंतर्गत शासन कर रही है, जिसका देश में अभी वर्चस्व है, जिसका बहुमत है, देश के अंतर्गत लोकसभा के अंतर्गत जिसको सीटें सर्वाधिक मिली है, उसी की तो सरकार बनेगी। हमने देखा था या तो कोई बड़ी राजनीतिक पार्टी हो सकती है या बड़ा कोई गठबंधन हो सकता है जो जाकर सरकार बनाता है। तो वो क्या करेगी? जो सत्ताधारी पार्टी होगी, जिसकी सत्ता होगी देश के अंतर्गत, वह पार्टी लोगों की इच्छा के अनुरूप कार्य करनी चाहिए। यह नहीं है कि किसी सरकार द्वारा ऐसा कोई कानून लागू कर दिया जाए जिससे लोगों के हित में नहीं हो वो कानून, हिंसा होती है लोगों के अंतर्गत, ऐसा कोई भी कानून नहीं लागू करना चाहिए और उनको लोगों की इच्छा के अनुरूप ही कार्य करना चाहिए। आगे की ओर यदि हम देखते हैं इसके अंतर्गत, तो इसके अलावा कई तरह की कमेटियां भी बनती है, छोटी छोटी कमेटियां बनती है, संगठन बनते हैं छोटे छोटे, जिनके अध्यक्ष और सदस्य अलग अलग पार्टियों से होते हैं। कोई भी कमेटी बनती है तो उसके कोई अध्यक्ष हो या कोई सदस्य हो या उनकी कोई कार्यकारिणी हो, तो वो सभी अलग अलग पार्टियों से शामिल होते हैं। आगे हम बात करें दबाव समूह के बीच सत्ता का बंटवारे के अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत संगठन होते हैं एसोचैम, छात्र संगठन, मजदूर यूनियन और आदि विभिन्न प्रकार के दबाव समूह है। इन संगठनों के प्रतिनिधि कई नीति निर्धारित अंगों का हिस्सा बनते हैं। इससे इन दबाव समूहों को सत्ता में साझेदारी मिलती है। ये जो छोटे संगठन होते हैं, आज हम किसी भी संगठन की बात कर सकते हैं, कोई शिवसेना का संगठन हो गया, जैसे कोई भीम सेना हो गई, हम बात करते हैं कोई बजरंग दल हो गया। इस प्रकार जो समूह है या कोई छात्र शक्ति का कोई संगठन हो सकता है, कोई मजदूरों का यूनियन हो सकती है आदि, इसमें कई प्रकार के समूह शामिल किए जाते हैं। उनको यह बताया गया है कि इन संगठनों के प्रतिनिधि, ये जो संगठन होते हैं, छात्र संगठन, मजदूर यूनियन आदि जितने भी समुदाय या जो समूह होते हैं छोटे छोटे, उनके जो प्रतिनिधि होते हैं, जो प्रमुख वक्ता होते हैं, उनके जो नेतृत्वकर्ता होते हैं, वो नीति निर्धारक अंगों का क्या बनते हैं? हिस्सा बनते हैं। नीति निर्धारक अंग जो देश की नीति या देश के अंतर्गत वो कानून व्यवस्था लागू करने होते हैं, उनके अंग बनते हैं। इससे इन दबाव समूहों को सत्ता की साझेदारी मिलती है। ध्यान रखना, इससे इन जो दबाव समूह होते हैं इनको सत्ता के अंतर्गत साझेदारी करने का मौका मिलता है। आगे हम बात करें तो आगे हम देखते हैं सत्ता की साझेदारी के लाभ। तो सत्ता की साझेदारी का क्या लाभ है वो हम बात करते हैं, तो हमने पहले ही देख लिया था कि सत्ता की साझेदारी, जो सत्ता की साझेदारी है वह लोकतंत्र का मूल मंत्र है। ये हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, जिसके बिना प्रजातंत्र की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। आज हम बात करते हैं तो लोकतंत्र का निर्माण कौन करते हैं? लोकतंत्र का निर्माण किया जाता है जनता द्वारा। लोकतंत्र का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? जनता के द्वारा किया जाता है। इसलिए कह रहा है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र का मूल मंत्र है, जिसके द्वारा लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। यदि हम आगे इसमें बात करें तो इसमें यह बताया गया है कि जब देश सभी लोगों को देश की प्रशासनिक व्यवस्था में भागीदार बनाया जाता है तो देश और भी मजबूत हो जाता है। आज हम बात करते हैं देश की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो शासन चलाने की जो व्यवस्था है, उसके अंतर्गत देश यदि सभी नागरिकों को शामिल करता है तो देश को और भी मजबूत बनाया जा सकता है। आगे हम देखते हैं, जब बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों के हित को ध्यान में रखा जाए, उनको एक साथ रखने का प्रयास किया जाए, जिससे देश आगे की ओर अग्रसर हुए, या देश की अंतर्गत सांस्कृतिक जो है उसके अंतर्गत फायदा, हमारे संस्कृति के अंतर्गत पर जिसके अंतर्गत देश की प्रगति अग्रसर हो, या हम कह सकते देश की प्रगति में प्रभाव बढ़े हमारा। तो हम बात करते हैं इसके अंतर्गत कि भारत देश के संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 15 में हमें बताया गया है कि धर्म, लिंग, जाति
या स्थान के आधार पर सभी को समानता दी गई है। अनुच्छेद जो 16 है उसके अंदर अवसरों की समानता दी गई है कि भारत देश के अंतर्गत रहने वाले विभिन्न जातियों धर्मों के लोगों को एक प्रकार के अवसरों की समानता दी गई है। यदि हम इसके अंतर्गत आगे बात करें तो हमने देखा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जिसके अंतर्गत अलग अलग जातियों और धर्मों के लोग निवास करते हैं और उन सभी को एक साथ रखने के लिए उनको हर क्षेत्र में समानता दी गई है। इस प्रकार बताया गया है कि जब बिना किसी भेदभाव के किसी जातियों के हितों को ध्यान में रखा जाता है और उनकी भावनाओं का आदर किया जाता है तो किसी भी प्रकार के संघर्ष की संभावना समाप्त हो जाती है तथा देश प्रगति की ओर अग्रसर होता है। अब हम बात करें तो देखते हैं कि सत्ता की साझेदारी अपनों के विभिन्न समूहों के बीच आपसी टकराव तथा गृह युद्ध की संभावना को समाप्त किया जा सकता है। कैसे? कि हमने कल भी देखा था वीडियो के अंतर्गत कि सत्ता की जो साझेदारी होती है उससे अंतर्गत जो सामुदायिक जो अपने समुदाय के जो होते हैं छोटे छोटे हम कह सकते हैं कोई समूह भी हो सकता है देश का, उनके मध्य टकराव को कम किया जा सकता है। जिसके अंतर्गत हम बात करें इसके अंदर गृह युद्ध की जो संभावना होती है उसको भी समाप्त किया जा सकता है। गृह युद्ध यानी जो सरकार के अंतर्गत जनता यदि नाखुश होती है या सरकार को गलत कार्य करती है जिससे जनता आक्रोश में आकर सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाती है, इसके अंतर्गत माहौल बन जाता है एक युद्ध का, तो उसे हम गृह युद्ध कह सकते हैं। तो इस गृह युद्ध की संभावना को भी कम करने का मौका मिलता है इसके अंतर्गत सत्ता की साझेदारी के अंतर्गत। अब हम बात करें सबसे आज का इंपॉर्टेंट अपने रहने वाला है टॉपिक बेल्जियम के समाज की जातीय बनावट। तो देखते हैं बेल्जियम क्या है। कल अपन ने चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया था कि बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। बेल्जियम क्या है? यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है जिसकी जो आबादी है, जो जनसंख्या है, वह भारत देश के हरियाणा राज्य के भी आधी है। बेल्जियम की जो आबादी है वो हरियाणा की भी आधी है, लेकिन इसकी जो संरचना है वो बड़ी जटिल है। बेल्जियम जो देश है उसकी संरचना बड़ी जटिल है जिसके अंतर्गत 59% लोग डच भाषा बोलते हैं। ध्यान रखना, जिसके अंतर्गत 59% लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? डच भाषा बोलते हैं। 40% लोग जो है वो फ्रेंच बोलते हैं और बचा जो 1% है वो क्या बोलते हैं? जर्मनी भाषा बोलते हैं। तो ध्यान रखना, बेल्जियम का बंटवारा कितनी भाषाओं के अंतर्गत किया गया है? 3 भाषाओं के अंतर्गत। इसकी जातीय बनावट की यदि हम बात करते हैं तो 1 नंबर हम बात करें तो इसके अंतर्गत डच बोलने वाले भी हैं और 2 नंबर हम इसमें बात करें तो इसके अंतर्गत फ्रेंच बोलने वाले भी है और 3 नंबर हम इसमें बात करें तो इसमें जर्मनी बोलने वाले भी है। ध्यान रखना, इसके अंतर्गत डच, फ्रेंच और जर्मनी बोलने वाले लोग रहते हैं, जिसके अंदर 59% लोगों की जो है संख्या वो डच बोलने वालों की है, 40% फ्रेंच बोलते हैं और 1% जर्मनी बोलते हैं। अब इसकी जो राजधानी है, ध्यान रखना, इसकी राजधानी का नाम है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स के अंतर्गत ये थोड़ा सा जो आंकड़ा हम पहले देश के मामले में देख रहे थे ये थोड़ा परिवर्तित हो जाता है। हम देखते हैं कि हमने देखा देश के अंदर 59% लोग क्या बोलते हैं? डच, जबकि यहां पर राजधानी ब्रुसेल्स के अंतर्गत 80% जो आबादी है, ध्यान रखना, इस बात को ध्यान से सुनना आप, कि ब्रुसेल्स जो राजधानी है बेल्जियम की, इसके अंतर्गत 80% जो आबादी है वो फ्रेंच भाषा बोलती है। कौन सी भाषा बोलती है? फ्रेंच भाषा। जो हमने देखा था पूरे देश के अंतर्गत 40% बोल रहे थे, वो राजधानी में 80% हो गया आंकड़ा। जबकि जो डच भाषा बोलने वाले लोग वो कितने प्रतिशत है? केवल 20%। तो आप थोड़ा सा इधर ध्यान रखना, क्वेश्चन यदि पूछा जा सकता है कि बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स के अंतर्गत डच भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या कितने प्रतिशत है? तो वो 20%। और यही बात यदि वो देश के मामले में करे तो वो आंकड़ा होगा आपका 59%। आगे देखें हम, अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग, अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोगों की तुलनात्मक रूप से क्या है? समृद्ध और ताकतवर है। ध्यान रखना, जो अल्पसंख्यक लोग हैं जिनकी संख्या देश के अंतर्गत कम होती है वह फ्रेंच लोगों की तुलना में, जो फ्रेंच बोलने वाले जो लोग हैं, फ्रेंच भाषाई जो लोग हैं, उनकी तुलना में अधिक समृद्ध और ज्यादा से ज्यादा
ताकतवर होते हैं। समृद्ध की हम बात करते हैं वो पूंजीवादी है, पैसे वाले लोग हैं। समृद्धि की हम बात करें और उनके ताकतवर यानी उनके पास शक्ति है। तो इसमें बताया गया है कि बेल्जियम के अंतर्गत अल्पसंख्यक फ्रेंच से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर है। अब इसके अंतर्गत जब ये टकराव था बेल्जियम के अंतर्गत, जब भाषा को लेकर ये जो टकराव था, इस टकराव के अंतर्गत बेल्जियम ने किस प्रकार अपनी समझदारी दिखाई, तो हम देखते हैं बेल्जियम की समझदारी। देखिए बेल्जियम की समझदारी क्या थी। ऐसे भाषाई विविधताओं कई बार सांस्कृतिक और राजनीतिक झगड़े का कारण बन जाते हैं। ध्यान रखना, आज हम यदि भारत देश की भी बात करें तो भारत देश के अंतर्गत अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। तो इन सबको एक जगह किस प्रकार रखा गया है। हमारे भारत देश के संविधान में भी कई प्रकार के नियम बनाए गए हैं जिसके अंतर्गत सभी को समान अवसर दिए गए हैं। तो इस प्रकार यदि ऐसे लोग जहां पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं हो, कोई संविधान नहीं हो या संविधान के अंदर ऐसे ऐसे नियम नहीं बनाए गए हो जिसके अंतर्गत अनेक भाषाओं के लोग, अनेक संस्कृति के लोग एक साथ रह सकते हैं, तो वहां पर तो राजनीतिक टकराव होना जाहिर सी बात है कि राजनीतिक टकराव तो वहां होना ही है। तो इसमें बताया है कि यदि कहां पर किसी जगह इतनी विविधता वाले लोग रहते हैं तो वहां पर सांस्कृतिक और राजनीतिक झगड़े का कारण बनते हैं। आगे देखें हम, बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोग इस स्थिति से नाराजगी थी इनकी, कि मतलब बहुत बाद की यदि हम बात करें, कुछ समय बाद में जाकर यदि हम बात करें आर्थिक विकास, जो अर्थव्यवस्था है या शिक्षा का जो लाभ है, जो एजुकेशन प्रॉफिट है, उसको पाने के अंतर्गत डच भाषी जो लोग थे आगे जाकर उनकी नाराजगी थी कि हमारे साथ गलत किया गया है। तो अब हम बात करें तो इसके चलते 1950 से 1960 के दशक के अंतर्गत 1950 से 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा था। ध्यान रखना, इस बात को लेकर फ्रेंच और डच के मध्य समूहों के मध्य तनाव बढ़ने लगा था 1950 से 60 के दशक के अंतर्गत। डच भाषी लोगों की यदि हम बात करें तो इनका बहुमत अधिक था। हमने देखा था कि 59% डच बोलने वाले लोग थे। देश की बात कर रहा हूं, राजधानी की नहीं। राजधानी में तो इनका आंकड़ा 20% है, ये बात हो रही है देश की। तो बेल्जियम देश के अंतर्गत डच लोग, जो डच भाषा बोलने वाले लोग थे, उनका क्या था, बहुमत अधिक था। यह आंकड़ा हमने देखा था 59% था। कितना परसेंट था, 59%। परंतु राजधानी ब्रुसेल्स में यह अल्पमत थे। राजधानी ब्रुसेल्स, बेल्जियम का जो कैपिटल है ब्रुसेल्स, उसके अंतर्गत इनकी जो संख्या थी वो कितने थी, 20%। तो ध्यान रखना, यदि बात करें, तुलना की जाए तो देश के अंतर्गत डच भाषा के लोग ज्यादा थे, जबकि राजधानी के अंतर्गत इनकी संख्या थोड़ी कम हो जाती है। आगे हम बात करें, परंतु बेल्जियम के लोगों ने एक नवीन प्रकार के शासन पद्धति अपनाई जिससे सांस्कृतिक और विविधताओं, क्षेत्रीय अंतरों में होने वाले आपसी मतभेदों को दूर किया गया। हुआ क्या था कि बेल्जियम देश ने अपनी इस प्रकार की एक नई शासन पद्धति बनाई थी। इन्होंने क्या बनाई थी, एक शासन पद्धति। इस शासन पद्धति को आगे चलकर इनके मध्य जितने भी सांस्कृतिक, राजनीतिक जो टकराव थे या विविधताओं का या जो शिक्षा को लेकर जो टकराव था, उसको जाकर दूर कर दिया गया, इनके मतभेदों को दूर किया गया था। अब हम इसमें यदि आगे की ओर बढ़ते हैं तो ध्यान देना आप कि 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम ने अपने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इसीलिए किए थे कि ताकि देश में किसी को भी बेगानापन का एहसास नहीं हो। ध्यान रखना, बेगानापन एक शब्द है आपके मध्य। बेगानापन क्या होता है, देखिए, किसी देश के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि हमारे साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है या दुर्व्यवहार किया जा रहा है या हमारे साथ पराये जैसा व्यवहार किया जा रहा है या विदेशियों जैसा व्यवहार हमारे साथ हमारे देश के अंतर्गत ही किया जा रहा है, तो उनको लगता है कि हमारे को तो इन्होंने बेगाना कर दिया है। इस प्रकार 1970 से 93 के दशक की हम बात करें, 1970 से 93 के बीच बेल्जियम के संविधान में 4 संशोधन किए गए थे। संशोधन का मतलब होता है देश के संविधान में कुछ जो नियम है उनमें परिवर्तन किया जाना। देश के संविधान में जो परिवर्तन होता है उसी को ही संविधान संशोधन कहते हैं। तो 1970 से 1993 के दशक के अंतर्गत बेल्जियम के संविधान में 4 संशोधन किए गए थे। कितने संशोधन किए गए थे, 4। और वो केवल इसीलिए किए गए थे कि किसी भी व्यक्ति को उस देश के अंतर्गत बेगानेपन होने का एहसास नहीं हो।
एवं सभी मिलजुल कर रह सके। सारा विश्व बेल्जियम की इस समझदारी की दाद देता है कि मान गए भाई बेल्जियम को तो कि यहां पर इनकी जो संरचना थी जटिल थी, यहाँ इतने भाषाई लोग रह रहे थे जिनके मध्य मतभेद थे, संस्कृति को लेकर, राजनीति को लेकर, अपनी शिक्षा को लेकर और इनकी विविधताओं को लेकर इनके मध्य जो टकराव था, उस टकराव को इन्होंने किस प्रकार दूर किया। इस टकराव की यदि बात करें तो इन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन किए जिससे इन टकरावों को दूर किया गया और किसी को भी बेगानेपन का एहसास नहीं हो। इसलिए पूरे विश्व ने बेल्जियम की तारीफ की थी कि मान गए भाई कि बेल्जियम की क्या समझदारी दिखाई है जिससे इसके समाज को बचाया गया था। अब हम बात करें तो इसमें हमारे को आगे देखने को मिलेगा बेल्जियम के टकराव को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए। बेल्जियम के टकराव को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए थे। एक मिनट, कहां चला गया ये। इसके अंतर्गत एक मिनट क्या दिखा, देखिए बेल्जियम के टकराव की यदि हम बात करें तो क्या कदम उठाया गया था वो देखिए आप एक मिनट, कि बेल्जियम के टकराव को रोकने के लिए उठाए गए कदम। केंद्र सरकार में डच व फ्रेंच भाषी मंत्रियों को समान संख्या में रखा गया था। जैसे हम किसी बात करें, कल हमने देखा था कि भारत देश के अंतर्गत जो सत्ता की जो साझेदारी है उसको किस प्रकार बांटा गया था केंद्र और राज्यों के मध्य, जिसके अंतर्गत देश की सर्वाधिक जो शक्तियां होती है वो केंद्र सरकार के अधीन होती है। हमने देखा है कि बेल्जियम के अंतर्गत जो केंद्र सरकार थी उसमें डच और फ्रेंच बोलने वाले जो मंत्री थे उनकी संख्या को समान रखा गया जिनके मध्य इनके टकराव को दूर किया जा सके। डच और जो फ्रेंच बोलने वाले जो भाषाई वाले लोग ज्यादा थे इसके अंतर्गत, बाकी जो 1% है उसकी हम गणना नहीं भी करें तो कोई इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन डच और फ्रेंच को हमारे को इसमें जोड़ना ही पड़ेगा। तो इन्होंने टकराव को दूर करने के लिए सबसे पहला प्रयास क्या किया था कि इनके मंत्रियों की जो संख्या थी वो समान रखी। अगले हम बात करें इसमें केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को दी गई थी। केंद्र सरकार की जो अनेक शक्तियां थी वो देश के 2 इलाकों की जो क्षेत्रीय सरकार थी, 2 इलाके हम कह भी सकते हैं, कोई भी बात कर सकते हैं, 2 इलाके उनकी जो क्षेत्रीय सरकार थी, जैसे कोई राज्य की सरकार हो सकती है, वो किसी जैसे जिले की सरकार हो सकती है, जैसे हमारे यहाँ पर जिले या कोई नगर, बड़े महानगर की सरकार हो सकती है, तो उनको ये क्षेत्रीय से अनेक शक्तियां दी गई थी, किसके, क्षेत्रीय सरकारों को। ब्रुसेल्स, ध्यान रखना, ब्रुसेल्स जो राजधानी है उसमें अलग सरकार है, ध्यान रखना। देश के अंतर्गत तो इन्होंने बता दिया कि केंद्र सरकार के अंतर्गत मंत्रियों की संख्या तो इन्होंने समान रखी थी, लेकिन जो इनकी राजधानी है ब्रुसेल्स, इसमें अलग सरकार है। इनमें दोनों समुदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है कि आप राजधानी में समान कार्य कर सकते हो। एक प्रकार से दोनों को बराबर प्रतिनिधित्व दिया गया है कि दोनों को बराबर चुनाव लड़ने का मौका, यहां पर आप कोई भी मिलकर यहां पर सरकार बना सकते हो। दोनों को समान मौका दिया गया डच और फ्रेंच बोलने वाले लोगों को। इसके अंतर्गत बताया गया है सामुदायिक सरकार का निर्माण। ये क्या होती है, देखिए सामुदायिक सरकार की यदि हम बात करें तो यह एक ऐसी सरकार होती है जो सर्व समाज के लिए कार्य करे। देश के जितने भी अंतर्गत जो भी जातियां हैं या कोई भी भाषा बोलने वाले लोग हैं उनके लिए एक साथ जो कार्य करे उसको हम बोल सकते हैं सामुदायिक सरकार। कौन सी सरकार, सामुदायिक सरकार। इनका चुनाव संबंधित भाषा लोगों द्वारा होता है कि इनकी संबंधित भाषा क्या है, ये किस भाषा से संबंध रखते हैं या किस संस्कृति से संबंध रखते हैं, इसके मध्य इनका क्या होता है, चुनाव होता है। इस सरकार के पास सांस्कृतिक, शैक्षिक और भाषा संबंधी शक्तियां होती है। जो सामुदायिक सरकार जो बनती है उसके पास किस प्रकार की शक्तियां होती है, एक हम देखते हैं संस्कृति की, एक शैक्षिक और भाषा से संबंधित शक्तियां इस सरकार के पास होती है। यदि आगे हम इसमें बात करेंगे, आज कल हमने देखा था कि हम भारत की सत्ता की साझेदारी के बारे में बात कर रहे थे, उसके बाद हमने बेल्जियम की साझेदारी की बात की थी। तो आज हमारा अगला टॉपिक रहेगा श्रीलंका की समाज की जातीय बनावट। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा कि श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। मैं आज बता दूं आपको
कि श्रीलंका भारत के तटीय क्षेत्र पर स्थित एक द्वीपीय देश है, जिसके अंतर्गत भी यह सिस्टम था कि जैसे अपन ने पहले बेल्जियम पढ़ा था, उसी की जैसे थोड़ी सी मिलती जुलती यहां पर भी दिक्कत थी। किस प्रकार? श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो भारत के दक्षिणी तट यानी भारत के साउथ में संबंधित अपन बात करते हैं। साउथ का जो तट है, अपने दक्षिण का जो तट है, उसके कुछ किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है श्रीलंका। हम भारत के मैप में भी देखते हैं तो नीचे से एक वो दिखता नहीं है आपको तट पर ऐसे लटका हुआ जैसे कोई, उसकी बात करें तो वो है हमारे श्रीलंका। ध्यान रखना, श्रीलंका के अंतर्गत बताया गया है इसकी आबादी कोई 2 करोड़ के लगभग है। कितनी है? 2 करोड़ है, जो हमारे भारत देश के हरियाणा राज्य के बराबर है। और हमने पहले बेल्जियम देखा था, उसकी आबादी हरियाणा की भी आधी थी, मतलब हम अनुमान लगा सकते 1 करोड़। तो इस प्रकार इसमें बताया है कि श्रीलंका की जो आबादी है वो 2 करोड़ है और यह 2 करोड़ आबादी हरियाणा के बराबर है। बेल्जियम की बात, यहां भी कई जातीय समूहों के लोग रहते हैं। मैंने बताया अभी आपको कि बेल्जियम की तरह ही यहां पर कई जातियों के लोग निवास करते हैं। अब हम बात करें तो देश की आबादी का कोई 74% भाग, ध्यान रखना, सिहेलियो ये एक जाति है, यहां पर एक समूह है जिसके अंतर्गत आता है। सिहेलियो 74% भाग किसका है? सिहेलियो का, जो श्रीलंका में निवास करती है। जैसे हमने देखा था कि बेल्जियम के अंतर्गत 59% डच बोलने वाले लोग थे, उसी प्रकार यहां श्रीलंका में 74% जो आबादी है वो सिहेलियो की है। जबकि कोई 18%, कितना प्रतिशत बता रहा है? 18% यदि हम बात करें तो वो तमिल बोलने वाले लोग रहते हैं। ध्यान रखना, भारत के दक्षिणी भाग का श्रीलंका पर अधिक प्रभाव पड़ता है। यदि हम श्रीलंका की राजनीति की भी बात करें तो वहां कई बार जो राष्ट्रपति बनता है वो तमिल का ही बनता है, तमिल जाति से रिलेटेड होते हैं वो। अब हम बात करें तो यहां का 18% हिस्सा कौन सी जाति है? तमिल। बाकी भाग अन्य छोटे छोटे जातीय समूह जैसे ईसाइयों और मुसलमानों से संबंधित है। जैसे इसके अंतर्गत 18 ये बता दिया है तमिल और 74% सिविलियों की बता दी है संख्या। बाकी जो बचे कितना भी भाग हो लास्ट का, जो 26 में से 18 यहां यूज कर लिया है, जो 8% जो संख्या है वह ईसाइयों और मुस्लिम धर्म से संबंधित है। आगे की ओर यदि हम बात करें कि श्रीलंका में टकराव किस प्रकार हुआ, देखिए श्रीलंका में टकराव की यदि हम बात करें तो हमने देखा है कि यहां पर अलग अलग जातियों के लोग रह रहे थे। तो देश में युद्ध पूर्वी भागों में तमिल लोग अधिक थे। ध्यान रखना, यहां जो पूर्वी भाग था वहां पर किस जाति की सर्वाधिक संख्या थी? तमिल जाति के लोग सर्वाधिक यहां पर रह रहे थे। जबकि देश के बाकी हिस्सों में सिहेली लोग बहुसंख्यक में थे। बाकी हिस्सों में यदि हमने बात की है, देश के 74% जनसंख्या सिहेलियों की थी। इस प्रकार ये बता रहा है कि देश के पूर्वी भाग के अंतर्गत, जो पूर्वी भाग था उसके अंतर्गत तो तमिल रह रहे थे, बाकी हिस्सों के अंतर्गत सिहेलियों की संख्या अधिक थी। यदि श्रीलंका के में लोग चाहते तो वे भी बेल्जियम की भांति अपने जातीय मसले को हल कर सकते थे, लेकिन हुआ क्या? परंतु वहां के बहुसंख्यक जो समुदाय अर्थात जो सिहेलियों है, उन्होंने अपने बहुसंख्यकवाद को दूसरों पर थोपने का प्रयत्न किया, जिससे वहां गृह युद्ध शुरू हो गया। आज तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज ध्यान रखना, श्रीलंका के जीडीपी काफी खराब है, अर्थव्यवस्था बहुत खराब चल रही है, वहां के जातीय टकरावों को लेकर चल रही है। कि इसके अंतर्गत हुआ क्या कि श्रीलंका के लोग चाहते थे कि हम भी बेल्जियम की भांति इसको यदि हम सुलझा सकते हैं अपने इस मामले को, जो हमारे जातीय टकराव है उसको हम आज भी हम सुलझा सकते हैं। लेकिन यहां पर जो बहुसंख्यक समुदाय जो सिहेलिया है वह अपने आप का बहुसंख्यकवाद मतलब एक खुद की जाति का ज्यादा बड़ा विशाल रूप होना, उसका आरोप किस पे ठोक रहा था? दूसरों पर ठोकने का प्रयत्न किया उसने, जिससे वहां पर गृह युद्ध शुरू हो गया, जो आज तक भी चल रहा है। आगे हम इसमें देखते हैं तो गृह युद्ध क्या है वो देखिए। गृह युद्ध किसे कहते हैं? मैंने पहले भी बताया था कि किसी मुल्क में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वह युद्ध सा लगे तो उसे गृह युद्ध कहते हैं। यह कह रहा है कि किसी मुल्क में सरकार विरोधी समूह, ध्यान रखना कौन सा विरोधी समूह है? सरकार विरोधी समूह है। कि सरकार के विरोध में यदि कोई समूह है या कोई जाति है या कोई संगठन हो जो
एक प्रकार से हिंसक लड़ाई का रूप ले ले। किसका रूप ले ले? हिंसक लड़ाई का रूप ले ले, और वह युद्ध सा लगने लगे। किसा लगने लगे? युद्ध सा यदि वो लगने लग जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? गृह युद्ध कहते हैं। तो श्रीलंका में ऐसा ही हो रहा था उस समय, ठीक है ना। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद क्या है? अभी अपन ने एक शब्द देखा था बहुसंख्यकवाद, वो देख लेते एक बार अपन क्या है। कि गृह युद्ध अपन ने समझ लिया कि किसी मुल्क के अंतर्गत विरोधी समूह द्वारा यदि कोई हिंसक लड़ाई को बढ़ावा दिया जाता है, किसी भी देश के अंतर्गत जो विरोधी समूह होता है उसके द्वारा यदि हिंसक लड़ाइयों को या हिंसा को जो बढ़ावा दिया जाता है, तो यदि वह युद्ध सा लगने लगे, ऐसा लगे कि युद्ध हो सकता है, तो उसे गृह युद्ध कहा जाता है। इसी प्रकार हम आगे देखेंगे श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद क्या होता है। तो देखिए, बहुसंख्यकवाद की हम बात करें, यह मान्यता है कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है, जबकि ये गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए कि यदि किसी जाति की संख्या ज्यादा है तो वो अपनी मनमर्जी करे, अपनी मनमर्जी से शासन चला सकती है। ये तो दरअसल सीधी सी बात है कि किसी दूसरे अन्य जातियों के ऊपर ये तो अन्याय होगा। तो इस प्रकार इसमें बताया है कि बहुसंख्यकवाद का अर्थ क्या होता है कि किसी देश के अंतर्गत यह मान्यता होती है कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है, कोई भी जो समुदाय होता है यदि वह बहुसंख्यक है, जिनकी संख्या अधिक है, तो वह अपने मन चाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है, और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की जरूरत या इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। कि यदि वह अपने मनचाहे से सरकार का शासन चला सकता है, और वह यह भी कर सकता है कि कोई अल्पसंख्यक जो समुदाय है जिनकी संख्या कम है किसी जाति की, तो उनकी जरूरतों और इच्छाओं का वो हनन कर सकता है। अवहेलना मतलब हनन कर सकता है, वो अपनी मनमानी कर सकता है, क्योंकि वो तो अंकुश तो उस पर होगा ही नहीं, निरंकुश शासन हो गया एक प्रकार से ये। अब आगे हम बात करें तो हमें यह देखने को मिलता है 1956 के कानून द्वारा उठाए गए कदम। देखिए 1956 के अंतर्गत क्या हुआ था। 1956 के कानून द्वारा उठाए गए कदम, 1956 में एक कानून पास किया गया था कि सिंहली समुदाय को सर्वोच्चता स्थापित करने हेतु कि 1956 का एक कानून यह लागू किया गया था कि श्रीलंका के अंतर्गत सबसे अधिक सर्वोच्च जो सत्ता होगी वह किस जाति के पास होगी? सिंहली समुदाय के पास, जिनकी संख्या कितनी थी? 74%। कितना प्रतिशत थी? 74%। और इनको सर्वोच्चता स्थापित करने को अधिकार दिया गया था। नए संविधान में यह प्रावधान किया गया कि सरकार बौद्ध मठ को संरक्षण और बढ़ावा देगी। जो बौद्ध मठ होते हैं, जो मंदिर के जैसे बड़े होते हैं हमारे, तो उन मठों को क्या देगी? संरक्षण, और ज्यादा से ज्यादा क्या देगी? बढ़ावा देगी। क्योंकि श्रीलंका में भी बौद्ध धर्म में हम देखते हैं, तो संविधान में यह बताया गया कि सरकार जो बौद्ध मठ होते हैं उनको क्या देगी? संरक्षण, या हम कह सकते हैं इनको बढ़ावा देगी। आगे बात करें, सिंहलियों को विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी गई। जाहिर सी बात है, यदि किसी देश के अंतर्गत कोई बहुसंख्यक वर्ग होगा तो उसको तो विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में तो प्राथमिकता दी जानी है, उनको तो रोक ही नहीं सकता है कोई। और सिंहली को एकमात्र राजभाषा भी घोषित कर दिया गया था। ध्यान रखना, इनकी संख्या अधिक होने के कारण सिंहली को क्या घोषित कर दिया था? राजभाषा। कौन सी भाषा घोषित कर दिया था? राजभाषा इसको घोषित कर दिया था। आज हम बात करते हैं राजभाषा किसे कहते हैं। जो देश के राजकार्यों के अंतर्गत यदि किसी भाषा का प्रयोग किया जाए या देश के अंतर्गत किसी एक प्रमुख भाषा को प्राथमिकता दी जाए तो वह राजभाषा कहलाती है। जैसे हमारे यदि हम भारत देश की बात करते हैं तो हमारे देश की राजभाषा हम बात करें तो हिंदी है। अनुच्छेद 343 के अनुसार राजभाषा का उसे दर्जा दिया गया था। अब हम बात करें तो ये तीन चीजें वापस देखना आप एक बार। 1956 में कानून पास किया गया जिसके अनुसार देश की सर्वोच्च सत्ता किसके पास होगी? सिंहली समुदाय के पास। किसके पास होगी? सिंहली समुदाय, क्योंकि इनकी संख्या देश में कितने प्रतिशत थी? 74%। इसके बाद हमने देखा नई संविधान के अंतर्गत जो बौद्ध धर्म के जो मठ थे उनको संरक्षण और बढ़ावा दिया गया। इसके बाद हमने देखा कि सिंहलियों को, जो सिंहली समुदाय के जो लोग थे उनको विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में भी प्राथमिकता दी गई थी। इसके बाद हमने देखा कि सिंहली जो
जो सिहलियों की जो भाषा थी सिहली, उसको एकमात्र श्रीलंका की राजभाषा भी घोषित कर दिया गया, जिससे तमिलों की अवहेलना हुई। क्या हुई थी? तमिलों की अवहेलना, इनके साथ हनन हो रहा है, इनकी भाषा पे रोक लगा दी गई कि भाई आपको यहाँ की राजभाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। सिंहली को घोषित कर दिया था, तो इनकी तो अवहेलना हुई, इनकी भाषा का तो अपमान हो गया है। तो आगे हम बात करते हैं, आने वाले वीडियो में हम देखेंगे भारत में सत्ता की साझेदारी, इसलिए हम इसको आने वाले वीडियो में देखेंगे, अगले वीडियो में इसको देखेंगे। तो आप दिशा राइज के ऑनलाइन चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने ज्यादा दोस्तों को पहुंचाइए उसके पास कि भाई आप यहां से भी अध्ययन कर सकते हो, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। यदि आपको और भी कुछ पढ़ना है तो आप हमारे को कमेंट में बता सकते हो कि सर हमारे को इसके बारे में बताइए। यदि कोई समझ में नहीं, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में जरूर लिखिए हमें। ऑल द बेस्ट।